फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मतलब कि आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि एक फार्मा इंडस्ट्री है कि नहीं, फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री हम कब बोल देंगे कि फार्मा इंडस्ट्री है? तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई दवा है, मेडिसिन है, तो मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फर्म काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, उसके बाद सन फार्मा हो गया, है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे फर्म मिलके काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में। और एपीआई, जो बहुत सारे कंपनी होगी जो एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, है कि नहीं। बहुत सारे जो होगी जो एक्सिपिएंट्स बनाती होगी। तो जितना भी वर्क कर रही है, जितना भी ये कंपनी काम कर रही है, चाहे ये कंपनी काम कर रही है, तो ये जितना भी काम कर रही है सिर्फ एक प्रोडक्ट और एक सर्विस के लिए। मान लीजिए एक प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए, तो ये सब मिल के जो काम कर रही है जिस प्रोडक्ट के लिए, तो ये क्या कहेगा, इंडस्ट्री। तो ये एक हो गया क्या चीज़, फार्मा इंडस्ट्री। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री वो हो गया कि जब ग्रुप ऑफ फॉर्म काम करता है, अलग अलग फॉर्म होता है, वो सब मिल के काम करता है एक सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर सर्विस के लिए। यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के लिए, ऐसे ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, ऐसे ही एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, ऐसे ही आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। तो उस इंडस्ट्री में एक ग्रुप ऑफ फर्म्स काम करती है कि नहीं, उस प्रॉपर एक इंडस्ट्री के लिए। तो ये जब सभी अलग अलग फर्म मिल के जब काम करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। तो यहाँ पे है इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, कि अभी अगर हम मान लीजिए अगर चाह रहे हैं कि कोई हम मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में हम एंट्री मारें। तो अगर हम फार्मा सेक्टर में, अगर फार्मा इंडस्ट्री में मान लीजिए कि हमको कदम रखना है, तो इससे पहले अगर हम डायरेक्ट फार्मा इंडस्ट्री में जब जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रुपया लगेगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसमें हमको इंटर करने से पहले हमको ये क्या करना पड़ेगा कि एनालिसिस करना पड़ेगा कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या है, कैसे हम जा सकते हैं। मतलब हम एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करें या मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करें या मार्केटिंग करें, कैसे जाएँ, क्या चीज़ में जाएँ, कैसे जाएँ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम उसको जो इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि हमारा क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना कमाई होगा, कितना बार्गेनिंग पावर है सप्लायर का, कितना बार्गेनिंग पावर है मैन्युफैक्चरर का, है कि नहीं, क्या थ्रेट्स है इंटर करने का। अगर हम इंटर करेंगे, बहुत सारे कंपटीटर है तो हमको तो खा ही जाएंगे। अगर बड़े बड़े कैपिटलिस्ट सब है जो इस इंडस्ट्री में है और उसमें हम चले जाएंगे छोटे, मतलब कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, तो वो लोग हमको दबा देंगे, है कि नहीं। वो कुछ, जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जियो कंपनी थी, रिलायंस जियो जो है, तो पहले बहुत सारे कंपनी काम कर रही थी। जैसे कि हो गया आपका टाटा डोकोमो, है कि नहीं, टाटा डोकोमो हो गया, उसके बाद आपको आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, बहुत सारे कंपनियां काम कर रही थी। लेकिन जब रिलायंस आया, जब रिलायंस जियो इंटर किया, तो क्या हुआ कि ये क्या किया कि फ्री देना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके पास क्या था कि कैपिटल की कमी नहीं थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है, तो इनके पास रुपए की कमी नहीं थी। तो ये क्या किए कि लार्ज इन्वेस्टमेंट कर दिए। क्या किए, लार्ज इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसमें, इस टेक्नोलॉजी में, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इनके पास बहुत, मतलब कि इनके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या किए कि बहुत सारे जो टाटा डोकोमो है, आइडिया है, मतलब एयरसेल है, बहुत सारे कंपनियां ख़त्म हो गई। और ये क्या हो गया कि ये अपना मार्केट शेयर ले गए। ये अपना कितना किया, 90% मार्केट शेयर
क्या किए, अपना एक्वायर कर ली, और बाद बाकी सबको क्या किए कि बाहर हो गया मार्केट से। एक दो कंपनी रह गई, जैसे कि एयरटेल है ना, आइडिया है, तो ये कंपनियां सब रह गई। तो ये क्या है कि इंडस्ट्री में, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि कभी भी कहीं भी इंटर करना होता है कोई भी इंडस्ट्री में, तो हमको उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन अफेक्ट मार्केट स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं कि सफिशिएंट जो मार्केट इन्वायरमेंट है, वो मार्केट स्ट्रेटजी जो हम डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पे क्या इफेक्ट करेगा। तो इसके बारे में जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है जो क्या करता है कि एक सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर सर्विस को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिसिन हो गया, कोई फिटनेस हो गया, कोई फिटनेस ड्रिंक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, बहुत सारे मान लीजिए आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते होइएगा। फिल्म इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है कि नहीं। वो अलग अलग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर उसको एडिटिंग डिपार्टमेंट होगा जो एडिट करता होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे फर्म अलग अलग काम करते हैं, तब जाके वो सिमिलर एक पिक्चर के लिए, तो सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर सर्विस के लिए जो काम करती है, तो वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, एक तरीका का बिजनेस रिसर्च होता है जिसमें हम फोकस करते हैं कि पोटेंशियल क्या है उस इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो पोटेंशियल क्या है उस पर हम फोकस करते हैं इस इंडस्ट्रियल एनालिसिस के थ्रू। तो इसको जो हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर हम कोई इस नए इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो इससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। इसका हमारा क्या हम जो इस इंडस्ट्री में अगर हम जाना चाहते हैं तो हम इसको कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके मार्केट के बारे में हम पूरा एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एनालिसिस। तो इसका 5 फोर्स होता है, 5 फोर्सेज आर शेप्ड इंडस्ट्रियल कंपटीशन। मतलब 5 फोर्सेज होता है जो जो इंडस्ट्री को वो मैनेज करता है, उसके कंपटीशन को मैनेज करता है। जैसे कि ये दिया था किसने, बाय माइकल पोर्टर ने, बहुत समय पहले दिए थे माइकल पोर्टर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कोई भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करने में। अगर हम कोई इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हैं तो हमको इसको एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, रिट्राइविंग एमोंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर। पहला तो बात ये होता है कि जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री में हम जब कदम रखते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि उस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले कि उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि जो पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक मान लीजिए जैसे फार्मा कंपनी है ना। फार्मा कंपनी में एग्जिस्टिंग जो फर्म है, एग्जिस्टिंग जो कंपटीटर है वो बहुत सारे हैं, है कि नहीं। एग्जिस्टिंग कंपटीटर है कि नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है, जैसे कि मान लीजिए सिप्ला हो गया, है कि नहीं। उसके बाद आपको सन फार्मा हो गया। तो ये सब क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंपटीटर है। अगर हम मान लीजिए अगर नया एंट्री मारेंगे तो क्या होगा कि ये लोग बड़े बड़े प्लेयर हैं, सन फार्मा हो गया, मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, ये सब बड़े बड़े प्लेयर हैं। अगर हम इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ना कि इन लोगों का कितना मार्केट शेयर है, कितना है। तो हम जो इसमें कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, कितने नंबर ऑफ फॉर्म हैं, कितने बड़े हैं, कैपिटल के अनुकूल में देख सकते हैं, नंबर के अनुकूल देख सकते हैं कि इनका कितने नंबर में ज़्यादा, कितने इसके प्रोडक्शन है कि नहीं। क्या मतलब कि अगर हम कुछ नया अगर नया नहीं लेके जाएंगे मार्केट में तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही तो कंपटीटर यहाँ बैठा हुआ है ना। तो इस कंपटीटर को एनालिसिस करना, मतलब कंपटीटर को, ये एग्जिस्टिंग कंपटीटर को भी हमको फोकस करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर सिप्ला कंपनी का मान लीजिए कि अगर 20% शेयर होगा मार्केट का, है कि नहीं। मान लीजिए सन फार्मा का भी 5-10% होगा, है कि नहीं। तो और भी कंपनियां होगी जिसकी कुछ शेयर होगा। तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा
कंपटीटर है, अगर उसमें हम इंटर करेंगे तो बहुत कम चांसेज है कि हमारा मार्केट शेयर अच्छा हो पाए। फिर हम उसको अगर हम तो भी हम अगर इंटर करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस इंडस्ट्री में इंटर करने से पहले। तो ये सब हमको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम उसमें इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिट्राइविंग एमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपटीटर, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है उसके बीच में क्या कंपटीशन है कि नहीं। तो उसके बाद आता है थ्रेट्स ऑफ इंट्रेंस। तो मतलब कि अगर हम कहीं नए मार्केट में इंट्रेंस करेंगे तो उसका भी डर रहता है कि अगर मान लीजिए हम अगर चलिए इंटर मार गए, चलो हम इंटर ही कर गए कि फार्मा इंडस्ट्री में हम चले आए, चलिए ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में हम काम करना शुरू कर दिए, हम अपनी कंपनी खोल लिए, तो भी हमको डर रहेगा कि कोई नया कंपटीटर आ जाएगा, वो हमारा मार्केट शेयर खा लेगा, है कि नहीं। जो हमारा मार्केट शेयर है इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नए एंट्रेंस का भी डर रहता है कि कोई नया कंपटीटर आ जाएगा, वो हमारा मार्केट शेयर को डिस्टर्ब कर देगा, है कि नहीं। फिर क्या है कि थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब इसका भी डर रहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल है ना, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मोबाइल है तो मोबाइल में आप देखिए कि बहुत सारे हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, है कि नहीं। तो ये लोग क्या है, ये लोग भी मोबाइल बना रहे हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एमआई हो गया, तो ये कंपनियां सब बना रही है, जैसे कि रियलमी हो गया। तो ये लोग क्या कर रहा है कि मोबाइल बना रहा है। तो अब यहाँ पे गौर करके देखिए कि इन लोगों के सब जितना भी प्रोडक्ट बना रहा है सब में सिमिलर है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो इन लोगों को अगर कोई नया इंटर कर गया, मान लीजिए कि कोई नया कंपनी में इंटर कर गई, आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि इंडिया ने कोई कंपनी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस ही रिलायंस कंपनी ही अगर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, मोबाइल बनाना शुरू कर दी मान लीजिए, तो ये जब जो इंटर करेगा इस मार्केट में, तो इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का जितना मार्केट शेयर था उस कम हो जाएगा, तो इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट अगर कम प्रॉफिट है, तो अगर जो नया कोई इंटर करेगा इसमें तो क्या हो जाएगा, इन लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका भी डर बना रहता है कि कोई भी इसमें कितने कंपटीटर हैं, इसका भी डर बना रहता है कि जब भी हम इंटर करते हैं कोई नए इंडस्ट्री में। तो यही बताया जा रहा है कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि हमको क्या नए एंट्रेंस में हमको क्या थ्रेट है। फिर आगे आता है कि थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई नई कंपनियाँ आके इंटर मार गई, तो क्या करेगी कि जितने भी इन लोगों का जितना भी शेयर था, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिलायंस जियो था, वो क्या किया कि इन लोगों का जो मार्केट शेयर था उसको क्या किया, खा गया। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि रिलायंस जियो जो है ये क्या किया, इन लोगों को मार्केट शेयर को ख़त्म कर दिया। तो इसका भी डर बना रहता है जब भी हम कोई एंट्री करते हैं नए इंडस्ट्री में, है कि नहीं। तो उसको हमको पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि इसका कितना शेयर है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कौन सी कंपनियां काम कर रही है, कंपटीटर आपस में कितना है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में क्या होता है, अगर लिमिटेड सप्लायर होगा, सप्लायर क्या होगा, लिमिटेड, तो अगर सप्लायर लिमिटेड है तो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए एक या दो सप्लायर है, मान लीजिए कि एक या दो सप्लायर है मान लीजिए, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, अगर दो ही सप्लायर है तो ये लोग क्या कर सकता है कि आगे चल के हमको, अगर दो ही सप्लायर है, जैसे कि मान लीजिए, अब सप्लायर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सप्लायर क्या हुआ। तो सप्लायर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए कि हम मेडिसिन बनाना शुरू कर दिए, क्या बनाना शुरू कर दिए, मेडिसिन। तो अगर हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं, एपीआई होता है कि नहीं, एक्सिपिएंट्स होता है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं उसको हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है कि नहीं। अगर मान लीजिए एपीआई का सप्लायर अगर मान लीजिए कि दो ही है मान लीजिए, तो क्या होगा कि ये लोग अगर मान लीजिए और भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनियां, सिप्ला कंपनी कर रही है, मैनकाइंड कर रही है, मान लीजिए सिप्ला मैनकाइंड तो मार्केटिंग कर रही है, मान लीजिए कोई भी कंपनियां अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे सन फार्मा कर रही है, तो ये जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये अगर मान लीजिए कि सप्लायर कितना है, दो ही है,
और पहले से तो सन फार्मा कर रही है, बहुत सारे कंपनियां कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन हम भी उसमें इंटर कर गए। लेकिन सप्लायर कितना है? 2 ही है। तो यही 2 कंपनियां हैं जो सप्लाई इसको भी कर रही है, यही 2 कंपनियां से हमको भी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब सोचिए कि अगर नए नए जब इंटर मारेगा, यहाँ पे इंटर ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एपीआई का जो सप्लायर है वो 2 ही है। तो इससे क्या होगा कि ये बार्गेनिंग पावर, ये बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा, ये हमारे साथ मतलब कि प्राइस को बढ़ा देगा, है कि नहीं। अगर ये कॉस्ट को बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, उस मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कंपटीटर हमारे खुद में कंपटीटर ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन हो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस का ही कोई है, मान लीजिए 2 सप्लायर इसमें है, चाहे 1 सप्लायर है, ये भी बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा। तो यही क्या होता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सप्लाई कौन कर रहा है, कितने सप्लायर हैं इस प्रोडक्ट के लिए। कोई इस जैसे कि यहाँ पे एपीआई है, तो एपीआई के लिए कितने सप्लायर हैं, तो इसको भी हमको एनालिसिस करना पड़ता है। अगर हम नहीं तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सब यहाँ ये बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा हमारे साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर आगे आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या कहता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि आप जाते होइएगा सब्जी मंडी में, मान लीजिए सब्जी मंडी में आप जाते हैं, तो क्या देखते हैं सब्जी मंडी में आप क्या देखते हैं कि कोई अगर पोटैटो बेच रहा है, तो मान लीजिए कि कम से कम 10 आदमी है जो पोटैटो बेच रहा है। मान लीजिए अगर टोमेटो कोई बेच रहा है, तो कम से कम 10 आदमी बेच रहा होगा, चाहे 15 आदमी बेच रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जो सप्लाई कर रहा है, जो कंपनियां सप्लाई कर रही है, जो मतलब जो कंपनी नहीं है, यहाँ पे जो फर्म कहिए, चाहे जो एक टोमेटो बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोग बेच रहा है। तो जब ज़्यादा लोग बेच रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जब हम यहाँ जाएंगे तो बोलेंगे भाई कुछ रेट कम कर दो, और इसके कारण क्या होगा कि आपस में यहाँ तो 10 आदमी है, तो एक आदमी कहेगा चलो 2 रुपया कम कर देते हैं। अब ये 2 रुपया कम करने के चक्कर में अब सबको करना पड़ेगा कम, तो ये दिक्कत हो जाता है। जब बार्गेनिंग पावर जब ये किसका बार्गेनिंग पावर हो गया, ये बार्गेनिंग पावर ऑफ हो गया बायर। ये बायर कम करा रहा है, बार्गेनिंग करा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो लार्ज नंबर ऑफ बायर है कि नहीं। अगर हम मान लीजिए कि अगर हमारा खरीदने वाला जो है बायर है, ये अगर ज़्यादा है, मान लीजिए लार्ज में है, तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सप्लायर कितना है, मतलब कि ये यहाँ पे जो पोटैटो बेच रहा है वो कितना है। अगर ज़्यादा लोग बेच रहा है, हम भी इंटर मारेंगे, तो इसका मतलब कंपटीशन है, तो या तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। या तो हम प्रोडक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये पोटैटो बेच रहा है कि नहीं, अगर हम कुछ नया प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि हम यूनिक है, हम ही बेच रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, तो मोबाइल में आप देखिएगा कि जो मोबाइल तो ये भी बेच रहा है, एप्पल भी बेच रहा है कि नहीं। आप समझ सकते हैं, मोबाइल तो एप्पल भी बेच रहा है, लेकिन ये जो एप्पल बेच रहा है, इसके पास इसका जो प्रोडक्ट है वो कोई कंपटीशन नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि ये यूनिक है इसका। ये क्या है कि इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। ये क्या हुआ कि एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया हुआ है। एंट्री बैरियर मतलब कि इसकी अपनी सारा सर्विसेज है, इसकी अपनी एंड्रॉयड ऐप है कि नहीं। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, iOS है, तो इसका अपना पूरा टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, तो इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसका कॉस्ट भी क्या रहता है, हाई रहता है। कम से कम नहीं हो तो ₹1,00,000 से कम नहीं रहता है, 1,00,000 से कम तो नहीं रहता होगा दाम। तो ये काहे है, क्योंकि इसके पास कोई इंटर नहीं कर सकता यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सप्लायर, ये अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है तो ठीक है, नहीं अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, आप वही प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो कम रेट कर देगा उसके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फिर बात कहाँ आ जाती है कि थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसका डर बना रहता है। तो इसलिए ये सब को हमको क्या करना पड़ता है कि पूरा हमको एनालिसिस करना पड़ता है। तो यही सब क्या है, ये किसने दिया था, माइकल पोर्टर ने दिया था। ये क्या है कि 5 फोर्सेज है कि हमको, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री के कंपटीशन को एनालिसिस करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करते हैं। अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में ये हमको समझना है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे होता है।
तो जब भी हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं तो जिस इंडस्ट्री में हम इंटर करना चाहते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो भी उसमें कंपटीटर है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम इंटर करना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, मान लीजिए कि हम फार्मा इंडस्ट्री में हम इंटर करना चाहते हैं, तो हमको फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं तो उसमें इंटर करने के बाद हमको ये करना होगा, जैसे मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री जब हम फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं तो हमको जो भी इसमें कंपटीटर है, जैसे मान लीजिए कोई सिप्ला है, मैनकाइंड है ना, मैनकाइंड फार्मा हो गया, तो इसके बारे में हमको पता चलेगा कि ये किस कैसे कैसे काम कर रहा है, किस सेगमेंट में काम कर रहा है कि नहीं, कौन कौन से कैसे बना रही है मैन्युफैक्चर, कैसे मार्केट कर रही है, कहाँ कहाँ क्या इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बहुत सारे कंपनियां काम कर रही है। तो उसके बारे में जब हम पता चलेगा कि इसके हम अपने कंपटीटर के जो हमारा कंपटीटर है, जैसे सन फार्मा हो गया, तो जो भी हमारा कंपटीटर है उस के बारे में हमको कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा। जब हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो फिर वहाँ से हमको कंक्लूजन निकलेगा कि हमको कैसे काम करना चाहिए, हमको किस सेगमेंट में काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो उस सेगमेंट में हम काम करेंगे जिससे हमको क्या होगा कि वहाँ पे थ्रेट्स कम रहेगा, है कि नहीं, वहाँ पे हमारा मार्केट शेयर अच्छा रहेगा। इस तरीक़ा से हम पता कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर एनालिसिस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमको ये पूरा पता चलता है कि हमारा कहाँ पे मार्केट शेयर है, कैसे हमको काम करना चाहिए, जो हमारा कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में हमको पता चल जाता है। तो कंप्यूटर एनालिसिस जो होता है ये अगर हम करेंगे तो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, हमारा इंफॉर्मेशन लेने का बहुत सारा सोर्सेज होगा, जिसमें हम प्राइमरी कंप्यूटर से भी हम ले सकते हैं, है कि नहीं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कंप्यूटर के, जो भी हमारा टॉप कंप्यूटर है, जो टॉप कंप्यूटर, मान लीजिए कि सिप्ला कंपनी है, टॉप कंप्यूटर है फार्मा इंडस्ट्री का, तो इसके बारे में हमको पूरा एनालिसिस करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसका कितना शेयर है, इसका मार्केट शेयर कितना है कि नहीं, इसका पोजीशनिंग क्या है, इसका सेगमेंट कौन सा सेगमेंट में काम कर रहा है, इसका शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है इसका वीकनेस क्या है, इसका अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि नहीं, इसके बारे में पूरे डिटेल नॉलेज हमको मिलेगा, किसके बारे में, सिप्ला कंपनी के बारे में। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि पूरे हमको कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा जो हमारा कंपटीटर है, जो हमारा एग्जिस्टिंग कंपटीटर है। तो उसको करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो इसका मार्केट शेयर कितना है कि नहीं, फिर देखेंगे जो हमारा करेंट कंपटीटर है वो हमारा कौन कौन है, जो हमारा वर्तमान में करेंट कंपटीटर है तो हमारा कौन कौन होगा। फिर उसके बाद हम टॉप कंपटीटर है उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता करेंगे कि जो भी हमारा कंपटीटर है वो कौन कौन से प्रोडक्ट में काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो उसका क्या होता है कि उसका अलग अलग प्रोडक्ट में काम करती है। जैसे मान लीजिए सिप्ला कंपनी है, ये अलग अलग सेगमेंट में भी काम कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड केयर में भी काम कर ले, है कि नहीं, चाइल्ड केयर हो सकता है कि नहीं, पेडियाट्रिक्स में हो सकता है, फिर जेरियाट्रिक्स में हो सकता है कि नहीं। उसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग मतलब कि अलग अलग सेक्टर में काम, मतलब कि उसी में जो फार्मा सेक्टर में है तो अलग अलग है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल ड्रग सब है कि नहीं। तो अलग अलग सेक्टर में ये काम कर सकती है। तो ये हमको पता चलेगा कि ये मान लीजिए ये कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, तो हमको ये पता चलेगा इससे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो करेंट सेगमेंट क्या है उस कंपनी का, टारगेट कस्टमर कौन सा है। अगर मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए कि चाइल्ड केयर पे काम कर रही है तो इसका कौन सा होगा मार्केट शेयर, ये कौन से टारगेट कस्टमर को फोकस कर रही है, ये टारगेट कस्टमर फोकस कर रही है जो भी बच्चे लोग हैं उस पर, है कि नहीं। कोई अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एप्पल मोबाइल है कि नहीं, तो एप्पल मोबाइल का जब हमारा टॉप कंपटीटर है किस इंडस्ट्री में, ये आपको मोबाइल इंडस्ट्री में, है कि नहीं, मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल लैपटॉप सब मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये हमारा जो टॉप कंपटीटर है तो इसका कैसे ये काम कर रही है, इतना इसका देखते हैं 1 लाख से नीचे प्राइस तो रहेगा ही नहीं, कितना भी इसका लोएस्ट वर्जन का है ना हो, तो इसका ये कैसे रख पा रही है, इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, है कि नहीं। तो जब हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हमको इसका स्ट्रेंथ पता चलेगा कि जो इसका स्ट्रेंथ है कि इसका अपना सारा इन हाउस है, इसका अपना iOS वर्जन है, जिससे क्या होता है कि अपने जो क्वालिटी है उसको अपने
अपने अंडर में रख पा रही है, और जो जो एप्पल का मोबाइल होता है उस पर क्वालिटी पे फोकस करती है कि नहीं। हमेशा क्या है, इस पर नए नए रिसर्च करती है, नए नए प्रोडक्ट लेके आती है। जब तक कंपटीटर नया खड़ा होता है तब तक ये नई रिसर्च करके नई मार्केट को कैप्चर कर लेती है। तो इससे हमको ये यहाँ पे पता चलता है कि नहीं। तो हमारा ये पता चलता है कि इसका टारगेट कस्टमर कौन है। ये कभी ये नहीं बताती कि हमारा ये इसका इतना कैमरा है, इतना रैम है, ये कभी बताती ही नहीं, क्योंकि ये समझती है कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। ये समझती है कि जो जिसके पास रुपया है वही ले सकता है इसका मोबाइल, जिसके पास रुपये नहीं है, मिडिल फैमिली का तो खरीद ही नहीं सकता। तो इसका एक टारगेट कस्टमर है कि नहीं। ऐसे या BMW है, ये सब है, तो इन लोग का अपना कस्टमर है, टारगेट कस्टमर की हमारा तो इसी बीच का लोग लेगा प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो इसका टारगेट कस्टमर होता है। ऐसे ही हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमको टारगेट कस्टमर कौन सा है। फिर पोजीशनिंग क्या है, इसका पोजीशनिंग क्या है कि नहीं। प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वो प्रमोट कर रहा है। जैसे एप्पल मोबाइल है, वो ये नहीं पर बताता है कि इसका इतना कैमरा है, इतना रैम है, इतना है, क्योंकि उसका अपना क्वालिटी है, सब उस ब्रांड पे फोकस करता है वो, है कि नहीं। फिर देखेंगे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म है या डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, कोई अलायंस है, इस सब के बारे में पता करेंगे। इसका हम पोटेंशियल कंपटीटर का क्या है इसका, है कि नहीं। जो भी हमारा कंपटीटर है उसका पोटेंशियल क्या है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल है, एप्पल क्या करता है कि इसका अपना iOS है कि नहीं, iOS है, तो इसका अपना सारा अपना टेक्नोलॉजी है, अपना हर चीज़ है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके थ्रू ये क्या करता है कि अपने क्वालिटी पे फोकस करता है। क्या करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है। और इसका जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का जितना भी पार्ट्स होते हैं, ये बनाता है कोई और कंपनियां बना के देती है। लेकिन ये चीज़ क्या कर रहा है, सिर्फ अपने क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। तो ये इसका क्या है, इसका अपना ये इसका पोटेंशियल है कि नहीं। फिर हम देखेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेगमेंट है, जैसे कि मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में जब हम इंटर करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री में अगर हम इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा ना कि इसका अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो जब भी हम फार्मा इंडस्ट्री में करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें क्या, पहले हमको पता करना पड़ेगा इसका थ्रेट्स क्या है। बहुत सारे लीगल कानून होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करने से पहले, उसको पूरे लीगल कानून को उसको हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा कंपटीटर है, जो हमारा एग्जिस्टिंग कंपटीटर है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सबको हमको सारा देखना पड़ता है कि हमारा एग्जिस्टिंग कंपटीटर क्या है, क्या कर रहा है, तो इस सबको हमको देखना पड़ता है। तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है, ये क्या है कि जो हम करते हैं, इससे हमारा क्या होता है कि जो हम स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में हमको का हेल्पफुल होता है। जैसे कि कोई मार्केटिंग हो सकता है कि नहीं, अब या तो कोई मार्केटिंग हो सकता है, नहीं तो कोई हम स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कुछ ऐसा पता करना है कि हमारा कौन सा मार्केट शेयर है, मार्केटिंग करना है, कोई हम रूल रेगुलेशन हम अगर बनाना चाहते हैं कोई इंडस्ट्री का, तो इसमें हमको क्या होगा कि इससे हमको हेल्पफुल मिलेगा। फिर आगे आते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस पे। जो भी इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा इंडस्ट्री पे जब हमारा फार्मा इंडस्ट्री में हम इंटर कर रहे हैं, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि इसका कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है। कोई लीगल फैक्टर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं। इसमें फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए क्या है, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, है कि नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ जो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसमें हमको करने के लिए हमको पूरे देखना पड़ेगा सप्लाई मैनेजमेंट कितना है कि नहीं। तो कौन कौन सा फैक्टर इस इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए हमको इम्पैक्ट करता है, तो इस सब के बारे में हमको जब हमको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से। तो हमको इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जब करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है इस इंडस्ट्री में एंट्री करने से,
उससे, और हमको जो भी हम यहाँ पे हम जो भी हम कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन से कंपनी है जो कितनी मार्केट शेयर है किसके पास। अब जैसे कि जियो है, तो जियो भी तो पता, वहाँ पता किया ना कि यहाँ पे प्राइस जब जियो जब इंटर किया था उस समय में डाटा का प्राइस था कम से कम 100 रुपये 1 GB का, है कि नहीं। तो वो क्या किया कि वो पता किया कि जैसे इतना रुपए ले रहा है भाई, 100 रुपये ले रहा है 1 GB का, तो हम इसमें इंटर कर सकते हैं। ये इतने प्रॉफिट मार्जिन जो लेके बैठा हुआ है, यही जियो इंटर किया, प्राइसिंग को पूरा जीरो कर दिया। शुरू में प्राइसिंग इसका जीरो हो गया। उसके बाद क्या किया कि जितने भी कस्टमर था उसको क्या किया, वो एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद क्या हुआ कि 90% वो कस्टमर को एक्वायर कर लिया। और जब 90% एक्वायर कर लिया तब जाकर के कितनी सारी कंपनियां ख़त्म हो गई, है कि नहीं। तो इस सब के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ेगा जब हम किसी मार्केट में इंटर कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हम इंटर कर रहे हैं। तो ये सब जो आज हम आप लोग को बताए हैं एकदम इम्पोर्टेंट था। और ये था कि जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री में, अगर बाय द वे आप लोग कहीं नई कंपनियां खोलना चाहें भविष्य में, खोल सकते हैं कोई लोग। काहे कि कोई भी आजकल स्टार्टअप इंडिया चल रहा है कि नहीं। स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है कि नहीं। तो बहुत लोगों का ये होगा इच्छा कि जैसे हमको अब कुछ करना है, नया करना है, कुछ नया डेवलप करना है कि नहीं, कुछ नए मार्केट में जाना है। तो समझिए कि यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। अगर आप छोटे लेवल पे भी काम करते हैं तो भी, और बड़े लेवल पे काम करते हैं तो भी, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कंपटीटर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो हमारा मार्केट शेयर कितना है पूरे, देखिए लोग बोलता है ना कि बेटा झूठ बोलेगा लेकिन डेटा जो होता है ना वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये बात एकदम ध्यान रखिए। जो डेटा होता है, जो डेटा पे काम करता है, सीधे मन हुआ कि इस इंडस्ट्री में चले गए तो ये सब क्या होता है कि फिर लॉस होता है उसमें। तो फिर आज इतना ही। तो अब देखते हैं, तो आज हम लोग पढ़े हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में। अब अगला लेक्चर आएगा एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर के बारे में। तो आप लोग बने रहिए, जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी में आपको हम दें। तो इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।